सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। पिक्चर आपसे देखिए, रिमैटिक अर्थराइटिस इसमें से किस की मदद से डायग्नोस किया जाता है पेशेंट की बॉडी में? ईएसआर एंड रिमैटिक फीवर की हेल्प से, एमआरआई, हीमोग्लोबुलिन या यूरिक एसिड? आंसर है इसका ऑप्शन ए। रिमैटिक अर्थराइटिस जो है ये डायग्नोस किया जाता है ईएसआर यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड रिमैटिक फीवर, इन दोनों ही चीज़ों से इसको डायग्नोस किया जाता है। देखिए क्या होता है, रिमैटिक अर्थराइटिस एक तरह की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाली ये इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, जो पेशेंट्स के जॉइंट्स को, स्पेशली जो हैंड एंड फीट के जो जॉइंट्स होते हैं पेशेंट्स को, उसको अफेक्ट करती है। सूजन आ जाती है। देखिए इस तरह के जॉइंट में बहुत ही पेन होता है जो पेशेंट्स को उनके जॉइंट्स में, हैंड और फीट के जॉइंट्स में मेनली। ये इस तरह के डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडी अपने खुद के ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपना खुद के ही टिश्यूज़ को अटैक करने लगता है, जिसमें ये जॉइंट्स भी आते हैं। तो इसमें क्या, तो इस तरह के डिसीज़ को कहा जाता है रिमैटिक अर्थराइटिस। फिर देखिए क्या होता है, जो मेन ब्लड टेस्ट होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, वो होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि बॉडी में किस लेवल पे इन्फ्लामेशन है, कितनी इन्फ्लामेशन है। क्या होता है, देखिए इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पेशेंट की बॉडी से इस तरह का ब्लड सैंपल जो है वो, इसको 1 घंटे के लिए इस ब्लड सैंपल को छोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, देखिए धीरे धीरे ये जो आरबीसी जो है, अगर किसी भी ब्लड सैंपल को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ा जाए तो क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नीचे इकट्ठा होने लगती हैं और जो ऊपर है सिर्फ क्लियर जो प्लाज्मा है वो रह जाता है। बट इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जिन पेशेंट्स को रूमेटिक अर्थराइटिस होता है उनमें क्या होता है कि ये जो सिंकिंग होती है, देखिए इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड सेल एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, देखिए इस तरह से स्टिक हो जाती हैं और सिंक होने लगती हैं, बहुत जल्दी ये नीचे जाने लगती हैं सिंक। या तो इससे पता लगाया जाता है कि कितने लेवल पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है पेशेंट की बॉडी में। पूछे आपसे, देखिए पीटीसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ द अबव? आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पीटीसी के। पीटीसी क्या होती है, देखिए द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीटीसी। एक तरह की कमिटी होती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके पास देखिए उनको सारे ही डिसीजन लेने होते हैं कि किस तरह से ड्रग्स जो हैं उनको हॉस्पिटल में यूज़ किया जाएगा, किस तरह से इवैल्यूएशन की जाएगी ड्रग्स की और उनकी अलग अलग डोसेज फॉर्म्स की, और किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मतलब जिन पे अभी रिसर्च की जा रही है उनको सेफली किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर उनको ट्रायल्स के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे, किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा, सारे ही काम जो है वो करती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। तो देखिए उसके सारे ही रोल हो गए। वो एडवाइस भी करती है, वो एजुकेशनल भी उसका रोल होता है, एजुकेट भी करती है, जो भी उससे रिलेटेड, जो भी उससे कनेक्टेड लोग होते हैं उनको, ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको, ड्रग सेफ्टी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग को भी देखती है। सो इसीलिए इसका ऑप्शन है देखिए ऑल ऑफ द अबव। पूछे आपसे, देखिए एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्लोफेजिमिन में से क्या कॉज करती है? बेसिकली आपसे साइड इफेक्ट पूछा है उसका। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, फोटो सेंसिटिविटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन बी। एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्लोफेजिमिन जो है देखिए वो फोटो सेंसिटिविटी कॉज करती है। क्या होता है फोटो सेंसिटिविटी, वो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं क्लोफेजिमिन क्या होती है। ये इनमें यूज़ किया जाता है रिफाम्पिसिन एंड डेप्सोन के लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। ये क्या करती है इस तरह की ड्रग, ये स्लो डाउन कर देती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। जैसे आपको पता होगा ये बैक्टीरियम है जो कि लेप्रोसी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेप्रोसी इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी ग्रोथ को ये स्लो डाउन कर देती है क्लोफाजिमिन मेडिकेशन। फिर क्या होता है, देखिए फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि सन एलर्जी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सन से एलर्जी होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई सनलाइट में वो चले जाएं तो उनकी बॉडी में इस तरह के देखिए रेडनेस आने लगती है, उनको ईचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, बॉडी के अलग अलग जगह पे पैचेस आ जाते हैं उनमें, देखिए क्योंकि वो सेंसिटिव होती है उनकी स्किन सन के लिए। तो इस तरह का रिएक्शन कॉज करती है, फोटो सेंसिटिव काइंड ऑफ रिएक्शन कॉज करती है क्लोफेजिमिन पेशेंट्स में। फिर देखिए पूछा आपसे कि जानने के लिए कि किसी भी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं, इसमें से
किस तरह का ब्लड एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है? एंटीबॉडीज टेस्ट, ESR, यूरिक एसिड टेस्ट या हीमो एंटीबॉडीज टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सटीक होता है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है जानने के लिए कि पर्सन की बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं। अभी बहुत आजकल आपने बहुत सुना होगा एंटीबॉडीज टेस्ट, कोविड टेस्ट के बारे में सुना होगा आपने, तो वो भी एक तरह का एंटीबॉडी टेस्ट ही था। इन्फेक्शन डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कि किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन या पैरासाइट्स, तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है और वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में, किसी भी पर्सन की बॉडी में। फिर क्या होता है देखिए, एंटीबॉडीज टेस्ट जो है ये यूजुअली क्या होता है, इसमें ब्लड, अगर हम ब्लड सैंपल की बात करें, ब्लड एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या किया जाता है देखिए, पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी है, फिर उसमें क्या उस ब्लड सैंपल में देखा जाता है कि किसी तरह की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं क्या। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का देखिए ये फॉरेन इन्वेडर जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, तो क्या होता है देखिए, ये फॉरेन इन्वेडर से एंटर किया आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म करने लगता है उस फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट। एंटीबॉडीज आपके ब्लड में आ जाती हैं, तो जब ब्लड सैंपल ड्रॉ किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि क्या वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं आपके ब्लड सैंपल में, पर्सन के ब्लड सैंपल में, और उससे पता लगाया जाता है कि वो जो है वो पॉजिटिव है उस इन्फेक्शन के लिए या नेगेटिव है। इस केस में भी यही किया जा रहा है देखिए। और बट क्या है देखिए, कोविड टेस्ट में क्या किया जाता था कि नेजल सेक्रेशंस जो होते थे, आपका सलाइवा, उससे जो पर्सन के सलाइवा से टेस्ट सैंपल किया जाता था। तो ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि सैंपल जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और अदर बॉडी फ्लूइड से भी लिए जा सकते हैं, वहाँ से भी इस तरह के एंटीबॉडीज टेस्ट किए जा सकते हैं। मुझे आपसे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन न्यू बॉर्न्स, तो जो न्यू बॉर्न्स को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है इन मशीनरीज के थ्रू, वो इसमें से क्या कॉज कर सकती है, इरिटेट करती है नोज को न्यू बॉर्न की, ब्लड लॉस करती है, ओटोटॉक्सिसिटी, या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन ए। जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं इस तरह की ऑक्सीजन न्यू बॉर्न्स को, वो नोज इरिटेट कर सकती है नोज ऑफ द न्यू बॉर्न को। सबसे पहले देखिए, जो इन्फेंट रिसीव करते हैं ऑक्सीजन इन तरह की पाइपिंग्स के थ्रू, उसमें क्या होता है कि इनको कोल्ड होने के चांसेस होते हैं इस तरह के न्यूबॉर्न को। अगर इसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल ना रखा गया, अगर ऑक्सीजन जो एडमिनिस्टर की जा रही है वो वार्म ना की गई, तो पर्सन तो बच्चा क्योंकि उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस बेबी को कोल्ड होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन जो है उसको थोड़ा सा वार्म किया जाता है बेबी को देने से पहले। ऑक्सीजन जो है देखिए, इन तरह के नेजल प्रोंजिस के थ्रू दी जाती है बेबी को। ये बेसिकली उन बच्चों को दी जाती है जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, मतलब जो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं पैदा होने के बाद, उनको इस तरह की जो मशीनरी पे रखा जाता है। फिर क्या होता है देखिए, अगर बहुत हायर फ्लो रेट रखा जाएगा, अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल्ड वे में नहीं किया जाएगा, तो क्या होता है, ये बेबी की नोज़ को इरिटेट करने लगती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में यही दिया गया है। और क्या क्या कर सकते हैं देखिए, क्रैक्ड स्किन कर सकती है, बेबी की स्किन क्रैक होने लगती है, ब्लीड होने लगती है हल्की हल्की नोज़। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ब्लड लॉस था, ब्लड लॉस नहीं होता है, हल्की सी ब्लीडिंग होने लगती है बेबी की नोज़ में, और म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाते हैं नोज़ में। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर कंट्रोल वे में ना रखा जाए इसको, बट कंट्रोल वे में रखा जाता है फिजिशियंस के थ्रू। बहुत ही हाईली मॉनिटर किया जाता है इन तरह के बेबीज़ को। फिर देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा एंटीडोट है जिसको कॉपर पॉइजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है? एट्रोपिन, पेनिसिलामिन, बी। पेनिसिलामिन एक ऐसा एंटीडोट है जिसको कॉपर पॉइजनिंग जो है एक तरह की पॉइजनिंग होती है, जो कि होती है अगर पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बेवरेजेस, जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं, जो भी पैकेज्ड ड्रिंक्स होती हैं जो मार्केट में मिलता है, जूस होता है जो आप पैकेट फॉर्म में लेते हैं मार्केट से, तो वो जो है वो उनमें एसिडिक कंटेंट ना पिया करें बाहर से। और तो उसकी वजह से फूड जो होते हैं उनको कॉपर कंटेनर में पैक किया जाता है ताकि वो बहुत लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। तो उन कॉपर कंटेनर में पैक करने की वजह से कुछ लीक हो जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर उन फूड आइटम्स में, और इससे भी कॉपर पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं पर्सन में। तो इसीलिए पेनिसिलामिन जो है एक तरह 3 मार्क केप्टोवेलिन भी कहा जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है कॉपर पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए। ये एक तरह का चिलेटिंग एजेंट होता है। देखिए तीनों ही लेड, कॉपर, आयरन एंड मरकरी, ये चारों ही जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एक तरह का चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जब इनके साथ कंबाइन करते हैं, मान लीजिए इस केस में हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर के साथ ये कंबाइन करा इसने पेनिसिलामिन ने, और एक तरह का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया, एक सॉल्युबलाइज कर दिया कॉपर को आपकी बॉडी में, जो भी पर्सन होता है उसकी बॉडी में
में जिसमें कॉपर पॉइजनिंग है, और सोल्यूबल होकर क्या होता है वो किडनी के थ्रू वो यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू चले जाता है बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, रैपिड जल्दी से वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से। तो इस तरह से काम करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। पूछे आपसे, देखिए डीआईसी स्टैंड फॉर, डीआईसी का मतलब ड्रग इंक्लूडिंग सेंटर, ड्रग इनकॉर्पोरेशन सेंटर या ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। आंसर है इसका ऑप्शन डी। डीआईसी का मतलब होता है, देखिए ड्रग सेंटर होता है जहाँ पर बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्थ केयर फील्ड से ही होते हैं। वो ऐसी फील्ड, वो ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पर उनको सारी ही चीज़ों की नॉलेज होती है कि किस तरह से ड्रग होती है, किस तरह से उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको सबकी नॉलेज होती है। जो बेसिक पर्पस होता है देखिए डीआईसी का क्या होता है कि वो अपने एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब अपने ही किसी एक एम्प्लॉय को जिसको सारी ही नॉलेज है ड्रग्स के बारे में, उनको भेजते हैं थ्रू आउट अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, अगर अलग अलग ऐसी जगह पे जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं ड्रग्स पे, वहाँ पर ऐसे लोगों को भेजते हैं जिससे कि वो आंसर कर सकें जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से ड्रग यूज़ किए जाए, किस तरह से उनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उन सारे ही आंसर्स को क्वेश्चन करने के लिए इस तरह के ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है ड्रग के से रिलेटेड। तो वो जाते हैं और लोगों को इंक्वायरी होती है, लोगों के बारे जो कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर करते हैं। जो बेसिक पर्पस है देखिए इस तरह की सर्विस का, वो है कि इस तरह के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं ये प्रोवाइड करें एक्यूरेट, करंट एंड अनबायस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन। देखिए जो लोग मेडिकल फील्ड में होते हैं और जो लोग क्लिनिकल ट्रायल्स में होते हैं, जो अलग अलग ड्रग की डिस्कवरी कर रहे होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको एक बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरह की ड्रग्स आ रही हैं, किस तरह से वो लोगों पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, करंट और अनबायस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन तरह के लोगों को जो कि मेडिकल फील्ड और क्लिनिकल ट्रायल फील्ड से रिलेटेड हैं। इससे क्या होता है कि उन लोगों को आसानी होती है अपनी स्टडीज़ में। देखिए एम्बुलेटरी पेशेंट्स पूछे आपसे, क्या होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट, उनको घर भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के बाद, उनको एडमिट किया जाता है वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए, उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। एम्बुलेटरी पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको होम भेज दिया जाता है। बाद फिर क्या होता है देखिए, जब सर्जरीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर किसी पर्सन की सर्जरी हुई है या किसी तरह की उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट हुई है, तो उस पर्सन को देखिए असिस्टेड वॉक की ज़रूरत होती है, उस पर्सन को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है वॉक करने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बाद क्या होता है कि पर्सन जो है अपने आप वॉक करना शुरू हो जाता है। सो देखिए डूसो जब वो खुद वॉक करने लगता है तो उसको एम्बुलेटरी पेशेंट मान लिया जाता है और उसको घर भेज दिया जाता है। उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, उसको प्रॉपर मेडिकेशंस देने के बाद घर भेज दिया जाता है। तो यही आपका क्वेश्चन था देखिए। फिर देखिए आपसे पूछा है EOQ स्टैंड्स फॉर, अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए। देखिए इक्विपमेंट ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एसेंशियल ऑर्डर क्वांटिटी, एनलिस्ट ऑर्डर क्वांटिटी। आंसर है इसका ऑप्शन बी। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है देखिए, इसमें ये ऐसी एक तरह की जो भी कंपनी में सेल एंड परचेज होती हैं, या कहीं भी जो कंपनीज होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जो सेल्स एंड परचेज होती हैं वो एक तरह की आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी पे बेस होती हैं कि कंपनी जो है उसको उतना ही पड़ है अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री क्या होती है, जितने उसके पास एसेट्स होते हैं या कोई भी उनके पास एसेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, उसको अच्छे से बैलेंस करने के लिए कंपनी जो है उसको उतना ही माल खरीदना चाहिए जितना उसको रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उसको स्टोर करने में उसको फिर और ज़्यादा पैसे ना लगें, उसको अपने पास रखने में। क्योंकि देखिए जितनी भी, अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करें तो बहुत अलग अलग तरह की मेडिकेशंस होती हैं। किसी को कोई लिक्विड होती हैं, किसी को फ्रीजिंग एनवायरनमेंट की, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है, किसी को वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी, जितना ज़्यादा माल होगा,
उसके लिए उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कंपनीज़ को। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना भी माल मंगाना है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मंगाए जितने उनको रिक्वायरमेंट है, जिससे इस तरह की कॉस्ट जो है उनको उनको हटाया जा सके, इस तरह की कॉस्ट को कम किया जा सके। तो EOQ का देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। EOQ देखिए इस तरह का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर ए क्या होती है, बी होती है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी होता है देखिए कॉस्ट पर यूनिट, एंड एस होता है कैरिंग कॉस्ट। तो इसके बेस पे निकाला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके द्वारा, एंड देन परचेज किया जाता है जो सामान होता है उसको। द वर्ड यूज फॉर टॉयज द क्वांटिटी है डोसेस, डिवाइड, डिमीडियम या ड्यूप्लम। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ड्यूप्लम को यूज़ किया जाता है टॉयज द क्वांटिटी के लिए। तो देखिए ये सारी ही जो लैटिन एब्रेवेशंस होती हैं वो होती हैं सारी। ड्यूप्लम का मीन्स होता है डबल क्वांटिटी। यहाँ पर डिमीडियम दिया गया है, देखिए सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिमीडियम का मतलब होता है हाफ द क्वांटिटी, 1/2 0.5 हाफ हो जाती है अगर क्वांटिटी, तो उसको डिमीडियम कहते हैं। डोसेस का मतलब होता है डोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।